नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राजधानी लाइव में आप सभी का स्वागत है। चलिए रुख करते हैं राजधानी की खबरों का। पंजाब स्टेट जीएसटी द्वारा नकली बिलिंग के 700 करोड़ रुपए के घोटाले का पर्दाफाश किया गया है। पूरी जानकारी के अनुसार पंजाब स्टेट जीएसटी के इन्वेस्टिगेशन विंग के अधिकारियों द्वारा आज पंजाब, दिल्ली और हरियाणा समेत विभिन्न राज्यों में नकली बिलिंग का नेटवर्क बनाने, चलाने और सरकार को टैक्स की अदायगी किए बिना धोखाधड़ी के साथ अलग अलग फर्मों को 122 करोड़ रुपए से अधिक की आईटीसी पास करने, फायदा कमाने के दोष में 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। सबूतों का सामना करने पर मुख्य दोषी ने स्वीकार किया कि वह कुछ अन्य साथियों की मदद के साथ नेटवर्क चला रहा था, जिनमें से कुछ को गिरफ्तार भी किया गया है। तलाशी मुहिमों के दौरान अलग अलग फर्मों से संबंधित दस्तावेज और तैयार किए गए नकली इनवॉइस और ई-वे शेयर करने के लिए इस्तेमाल किए गए मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए हैं। नेटवर्क द्वारा कुल नकली बिलिंग 700 करोड़ से अधिक होने की संभावना है, जबकि तैयार की गई आईटीसी और टैक्स चोरी 122 करोड़ से ज्यादा की है। ये बेसिकली जो इशू है ये जीएसटी इवेजन का है। इसमें हमें कुछ एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिली थी लास्ट टाइम एक गाड़ी पकड़ने के बाद कि काफ़ी सारी जो लोकल फर्म्स है वो अपना माल बगैर बिल के जो है वो बेच देती है फर्नेसेस वगैरह को, लेकिन इनके लिए जो बिल है वो दिल्ली से शुरू होके यहाँ पे कुछ फर्म्स के थ्रू जो है इनको बोगस बिल मिलता है। तो उसके बेसिस पे हमने इन्वेस्टिगेशन की तो हमें टोटल 44 फर्मों की एक लिस्ट मिली, जिसमें कि हमें पता चला कि इनका कॉमन लिंक है, चाहे मोबाइल नंबर्स के थ्रू या ईमेल आईडीज़ के थ्रू, और कुछ बंदे जिनके नाम पे 5-7 लोगों की लिस्ट कि जिनके नाम पे वो सारी फर्म्स रजिस्टर्ड थी। और उसके बाद हमने उनकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की कि इन्होंने कहाँ कहाँ से बैंक्स के थ्रू कैश विड्रॉ किया है, किस तरीके से इसका मूवमेंट हुआ है। इनकी गाड़ियाँ दिल्ली से नहीं आई क्योंकि वो टोल प्लाजाज में उनकी एंट्री नहीं थी। वो सारा हमने इस्टेब्लिश करने के बाद कमिश्नर साहब जो हमारे जीएसटी के हैं नीलकंठ सर, उनके अप्रूवल के बाद जो है इन सारे लोगों को आज हमने पहले इनके घर पे इंस्पेक्शन की। वहाँ से हमें कुछ काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स मिले और इसके अलावा इनके पास जो मोबाइल फ़ोन्स थे जिसमें कि जिनके थ्रू ये बिल्स जो है वो बनाते थे और बेचते थे आगे अपने जिन लोगों को भी इन्होंने बिल्स देनी होती थी। तो वो सारे मोबाइल फ़ोन जो है वो हमें मिले और उसके बाद हमने इनको कन्फ्रंट किया और दे हैव एक्सेप्टेड कि हाँ इनमें से जो मेजर दो तीन बंदे थे, जिनमें से कि आप जानते होंगे आपके अभी शायद कैंडिडेट भी रहे हैं इस बार के इलेक्शन में, एक बार एमसी इलेक्शंस में, तो उन्होंने ये बात मानी है कि ये सारी बोगस नेटवर्क जो है वो कुछ फर्मों का वो चलाते थे। और साथ में हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन भी मिली है कि इनके साथ में कुछ और भी लोग हैं जो कि यहाँ पे चाहे खन्ना में या फिर खन्ना से बाहर कई जगहों पे और काम कर रहे हैं। तो वहाँ पे भी हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसको भी अब हम आगे लेके जाएंगे। इसके अलावा जो अकाउंटेंट वगैरह था जो इनको सपोर्ट करता था इसकी उसमें उसके घर पे भी हमने सर्च की है, वहाँ से भी हमें काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो मिले हुए हैं। एंड होपफुली जो बाकी फर्म्स है जो इनका बेनिफिट ले रही थी उनके खिलाफ भी जो है हम कार्रवाई करेंगे और जितना टैक्स की चोरी हुई है वो वापस ली जाएगी। लगभग टोटल जो बिलिंग इन्होंने की है वो 700 करोड़ के आसपास की बोगस बिलिंग की है और इसमें 122 करोड़ का जो है टैक्स का लॉस हुआ है गवर्नमेंट का। हमने 5 लोगों को अरेस्ट किया है और इसके अलावा 2 और थे जो कि हमें उनकी लोकेशन जो है उन्होंने एड्रेस चेंज कर लिया था। वी कुड नॉट बी एबल टू ट्रेस देम, बट हमारी टीम्स जो है वो लगी हुई है और इसके अलावा भी वी आर एक्सपेक्टिंग कि इस केस में और भी अरेस्ट। इसमें अभी तक जो हमें पता चला है कि 4 लोग जो मेजर हमें इसमें से थे उसमें से 2 अरेस्ट हो गए हैं। 2 और जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ इनके स्टेटमेंट्स के बेसिस पे जो हमें पता चला है कि जो इनको सपोर्ट करते थे 2 और मेजर लोग, उनको भी हम इसके बाद जो है आगे विल बी टेकिंग देम टू द टास्क और उनके खिलाफ जो लीगल कार्रवाई करनी होगी वो की जाएगी। इसमें ये जो है इट्स ए स्पेशल एक्ट और इसमें एफआईआर की ज़रूरत नहीं होती। हम जीएसटी डिपार्टमेंट जो है वो सक्षम है, वो खुद डायरेक्टली इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है एंड दे विल बी प्रेजेंटेड बिफोर दी जुडिशियल मजिस्ट्रेट। आज इनको प्रेजेंट किया जाएगा और उसके बाद जो वहाँ पे डिसीजन होता है उसके बेसिस पे नाम बताए जा सकते हैं। देखिए मल्टीपल नाम है और इट वुड बी अप्रोप्रिएट कि अभी हम उनके नाम डिस्क्लोज ना करें, क्योंकि इसके अलावा जो है आगे जो इन्वेस्टिगेशन में हमें ज़रूरत पड़ेगी, काफ़ी सारे और लोग भी इन्वॉल्व है आगे, तो इस वजह से बेटर यही रहेगा कि अभी हम नाम इनके गुप्त रखें।
अभी हम पॉसिबिलिटीज़ को जो है वो एक्सक्लूड नहीं कर रहे। जिस तरीके के नंबर जो है और जिस तरीके की कैश विड्रॉल्स हुई है कि एक ही बंदा जो है एक 10,000 रुपया काम करने वाला बंदा बैंक अकाउंट से 13 करोड़ रुपया विड्रॉ कर रहा है, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वी आर नॉट एक्सक्लूडिंग एनीथिंग। ऑब्वियसली जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हम अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन के जितने भी सारे एंगल्स होंगे उनको भी कवर करेंगे और इनकी स्टेटमेंट्स जो है वो भी हमें हेल्प करेंगी कि हमें और खन्ना में आज हमने 9 जगहों पे 9 टीम्स बनाई थी और उनमें से ऑलमोस्ट सारी जगहों पे इंस्पेक्शन होगी। 9 खन्ना से टीम्स बाहर भी कहीं से रेड हुई है? खन्ना के बाहर आज का हमारा प्लान नहीं था, बट येस ऑब्वियसली इसके बाद जो इस केस की कई कड़ियाँ जो है वो पंजाब की बाकी जगहों पे भी जाके जुड़ती है, तो ऑब्वियसली वी विल एक्सपेक्ट कि आगे चल के जो है बाकी जगहों पे भी इस सर, कोई तरीके की कैश भी कार्रवाई रिकवर हुआ है? नहीं, इनमें से कैश वी हैड वेरी स्पेसिफिक फोकस कि हमने कहाँ पे जाना है, बट इनके घर से कोई कैश बरामद बिल्स वगैरह मिले? बिल्स वगैरह काफ़ी मिली है, डॉक्यूमेंट्स हमारे पास मिले हैं इनके फ़ोन से। जिन जिन लोगों के साथ में ये टच में हैं और जिनके थ्रू, क्योंकि फ़ोन के थ्रू ही ये नॉर्मली जो है बिल्स आगे फेक इनवॉइसेस जो है वो आगे बेचते हैं, तो वो हमारे पास वगैरह प्रिंटर्स वगैरह कुछ? हमारे जो इनका अकाउंटेंट है उसके घर पे हमें काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। उसका सीपीयू को हम ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज वी एक्सपेक्ट कि वो ना सिर्फ इस एक नेटवर्क को हेल्प कर रहा है, बल्कि और भी जो बोगस नेटवर्क्स यहाँ पे हैं शायद उनके लिए भी वो अकाउंटिंग का काम करता हो, तो हम उसको ट्रैक करने की कोशिश। राजधानी चंडीगढ़ से जुड़ी इस अहम खबर पर जानकारी देने के लिए इस समय हमारे सहयोगी जगतार सिंह भुल्लर जी फोन लाइन पर जुड़े हैं। उनका रुख कर लेते हैं। जगतार जी, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। 700 करोड़ रुपए के घोटाले का पर्दाफाश किया गया है जीएसटी विभाग के द्वारा, क्या कुछ ये पूरा मामला है? बिल्कुल, देखिए ये 44 फर्म बनाकर काटे गए थे बॉक्स बिल और 700 करोड़ रुपए की जो बॉक्स बिलिंग करके जो डिपार्टमेंट में बताया, उन्होंने बताया कि 122 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी हुई है। और इसका जो किंग पिन है वो बताया जा रहा है कोई आम आदमी पार्टी का नेता है। आम आदमी पार्टी का नेता पहले कांग्रेस का वर्कर था, लेकिन जब म्यूनिसिपल कारपोरेशन की इलेक्शन हुई तो उनको टिकट नहीं मिली और उसके बाद उसने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो पूरा गड़बड़ी है, जो घपला है, ये पूरा पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की फर्मों के भी नाम बिल काटेंगे। और एक और खुलासा हुआ, एक जो बंदा जो विनोद कुमार है, जो रेट करता था, उनके 10,000 रुपए की नौकरी है, लेकिन उसके खाते से 13 करोड़ रुपए की ट्रांजेक्शन हुई है। और इसमें दुबई का भी कनेक्शन बताया जा रहा है कि जो गुरबख्श लाल है वो भी फर्जी बिलिंग का कारोबार करता था, तो वो इस समय दुबई में। और एक और बात है, खन्ना के जो कि दिल्ली में जो फर्म बनी थी, और जब फर्म बनी थी वो जहाँ इंडिया में है नहीं था, वो विदेश में था। तो ये काफी बड़ा पर्दाफाश किया गया। और ये 5 लोग जो गिरफ्तार किए गए, ये सुबह किए गए थे गिरफ्तार, जब ये सभी सोए हुए थे। और जो स्टेट जीएसटी की डिपार्टमेंट की तरफ से 9 टीमों का गठन किया गया था और 9 टीमों ने खन्ना में सुबह 5 बजे दबिश दी थी और उस लोगों को गिरफ्तार किया गया था। और जो जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनमें आम आदमी पार्टी के जो पार्षद का चुनाव लड़े हैं मनिंदर शर्मा मनी, रेडी लगाकर सूप बेचने वाला विनोद कुमार, अकाउंटेंट संदीप सिंह, उनका साथी अमरिंदर सिंह, सनी मेहता शामिल है। फिलहाल जो डिपार्टमेंट की तरफ से 5 को काबू करके उनके खिलाफ जीएसटी एक्ट 2017 की धारा 69 132 एबीसी के तहत मामला दर्ज किया गया और उनको कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वहीं इस फर्जीवाड़े के साथ साथ दुबई में बैठे गुरबख्श सिंह लाल का भी नाम आ चुका है, जो कि वहां बैठकर फर्जी बिलों और फर्म बनाकर कारोबार करेगा, तो उनको भी सरकार की डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस दिया जा सकता है। और ये भी पता चला है डिपार्टमेंट को कि जो पकड़ी गई सभी फर्मों का खन्ना से ही हैंडल किया जा रहा था। तो ये डिपार्टमेंट ये भी मान रहा है कि ये जो आंकड़ा बॉक्स बिलों का जो 1,000 करोड़ से भी ज्यादा पार हो सकता है। तो ये डिपार्टमेंट की तरफ से फिलहाल जानकारी दी गई है। जी जगतार जी, इस पूरे मसले पर बैंकों की मिलीभगत की संभावना से भी बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस तरीके से इतने बड़े अमाउंट का ट्रांजैक्शन हुआ है तो कहीं ना कहीं बैंकों की मिलीभगत इसमें हो सकती है क्या? देखो, इसमें निश्चित तौर पे बैंकों के डिपार्टमेंट के अधिकारियों की भी मिलीभगत होगी कि इतना बड़ा कारोबार चल रहा था। अभी 700 करोड़ रुपए की बुक बिलिंग पकड़ी गई है और अभी डिपार्टमेंट ये भी मान रहा है कि ये आंकड़ा 1,000 करोड़ रुपए से भी पार हो सकता। तो निश्चित तौर पे इनमें बहुत सारे तमाम लोगों की इन्वॉल्वमेंट होगी और धीरे धीरे इसका और पर्दाफाश होगा कि जैसे जैसे ये परतें खुलती जाएगी तो और भी सच सामने आएगा कि इसके पीछे कौन था। बैंक वाले थे, डिपार्टमेंट वाले थे, या कोई पॉलिटिकल लोग थे, और जिस हिसाब से
जो आम आदमी पार्टी की तरफ से जिसने पार्षद की चुनाव लड़ा था वो पहले कांग्रेस का वर्कर था। तो कहीं ना कहीं इसमें निश्चित तौर पे पॉलिटिकल लोग भी हो गए और तभी तो इतना बड़ा खेल कह सकते कि पर्दाफाश हुआ इस खेल का कि 700 करोड़ की बॉक्स बिलिंग हुई है और उसके बाद ये भी माना जा रहा है कि 1000 करोड़ से ज्यादा हो सकती है। तो ये बहुत सारे लोग हैं, तो लगता है कि धीरे धीरे इसकी और भी परतें खुलेगी। जी बिल्कुल, इसमें काफी लोगों के शामिल होने की यहाँ पर पूरी संभावनाएं नजर आ रही हैं। एक और सवाल है जगतार जी, अभी तक क्या कुछ जानकारी मिली है, कितने लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और क्या किसी ने सबूतों के आधार पर कोई खुलासा भी किया है? देखिए 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें एक किंगपिन नेता बताया जा रहा है जो आम आदमी पार्टी का, और साथ के साथ और भी खुलासे होंगे। और क्योंकि अभी इनको जुडिशियल भेजा, लेकिन साथ के साथ इनकी जो इनकी जो इससे पूछ पड़ताल होगी तो निश्चित तौर पे वो बताएंगे कि क्या क्या, क्योंकि ये मामला तब उजागर हुआ था जब पिछले साल जलंधर मोबाइल विंग, जो डिपार्टमेंट का मोबाइल विंग है, उन्होंने स्क्रैप से बड़ी गाड़ी पकड़ी थी और जिसकी बिलिंग बॉक्स थी, और कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए 44 फर्मों का पता चला था जिनको खन्ना से हैंडल किया जा रहा था। और ये जो फर्जी कंपनी बनाई गई थी, जो लुधियाना, पटियाला, फतेहगढ़ साहब, जलंधर और शाहपुर से थे। और ये जो टीमें आई थी उन्होंने फिर उसके बाद जो पूरा मामला जनतक हुआ कि कैसे, और लुधियाना ये भी पता चला कि लुधियाना के जो बड़े कारोबारी उनको भी नोटिस दिया जा सकता है डिपार्टमेंट की तरफ से। और ये अभी जो खुलासा हुआ तो 5 लोग पकड़े गए, इनकी गिनती ज्यादा भी हो सकती है। जी क्या बहुत बहुत शुक्रिया जगतार सिंह जी, आप हमारे साथ जुड़े इस तमाम अहम मसले पर जानकारी देने के लिए। चलिए अब राजधानी दिल्ली का रुख कर लेते हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी कोरोना वॉरियर्स के बाद अब वरिष्ठ नागरिकों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है। दिल्ली में 4 मार्च को टीकाकरण की अब तक की सबसे बड़ी संख्या दर्ज की गई है। 60 साल से अधिक उम्र के लोग रिकॉर्ड संख्या में टीका लगवाने पहुंच रहे हैं। दिल्ली सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक 4 मार्च को कुल 27,959 लोगों को टीका लगाया गया। इनमें से पहली बार डोज पाने वालों की संख्या 23,150 है। साथ ही 4,413 फ्रंटलाइन वर्कर्स और 2,234 हेल्थ केयर वर्कर्स को भी वैक्सीन की पहली डोज दी गई। वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में थोड़े मामले बढ़े हैं। पहले 100 से 125 के बीच मामले आ रहे थे, लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से 400 से 425 मामले दर्ज किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, मैं स्थिति पर नजर बनाकर रखा हुआ हूं, हालांकि अभी कोई घबराने की बात नहीं है। मौत के मामले अभी भी कंट्रोल में हैं, अभी भी 1, 2, 3 या फिर 0 मौत ही इसी रेंज में हो रही हैं। उन्होंने आगे कहा कि मैं लोगों से अपील करूंगा कि जो लोग भी योग्य हैं वे जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि कोरोना का समाधान वैक्सीन ही है। ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन लगवा लें तो कोरोना नहीं होगा। अस्पतालों में तैयारी के सवाल पर केजरीवाल ने बताया कि कोरोना के मामलों पर अस्पताल में भी नजर रखे हुए हैं, फिलहाल स्थिति काबू में है। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे, दिल्ली में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर क्या कुछ अपडेट मिल रहा है इस समय? देखिए बिल्कुल बताया, जिस तरीके से लगातार जो कोरोना की स्थिति है वो बिल्कुल पूरे देश के अंदर बढ़ती नजर आ रही है। मगर बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली के अंदर भी कुछ केस जरूर बढ़ रहे हैं, क्योंकि लगातार जो हमने जनवरी के महीने के अंदर देखा था, लगभग 100 के करीब पेशेंटों की गिनती आ रही थी और उसको लेकर कहीं ना कहीं राहत की सांस ली जा रही थी। मगर अब जिस तरीके से लगातार 400 से 500 के करीब आंकड़े आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की थोड़ी सी मुश्किलें जरूर बढ़ी है। मगर दिल्ली सरकार ने भी जनता से अपील की है कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन रखें, ताकि लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए ही वायरस से बचा जा सकता है। और कहीं ना कहीं जो मास्क का यूज नहीं किया जा रहा है, उसके लिए भी कहीं ना कहीं जनता को जागरूक होने के लिए कहा गया है कि जनता अभी भी मास्क का यूज करे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे, और खास तौर पर बात करें सैनिटाइजर की, हाथों को साफ करने की, या फिर साबुन से, तो कहीं ना कहीं हर तरीके से इस तरीके से थोड़ी बहुत अभी जागरूकता जरूरी है। मगर जिस तरीके से लोग बाग लापरवाही कर रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं वायरस का खतरा बिल्कुल बढ़ता नजर आ रहा है। मगर बात करें वैक्सीन की, तो वैक्सीन के लिए भी कहीं ना कहीं 60 साल के जो उम्र के ज्यादा के लोग हैं उनको वैक्सीन दी जा रही है। और यहाँ तक कि दिल्ली सरकार के द्वारा अब हर इलाके के अंदर एक छोटे छोटे कैंप लगाए जा रहे हैं, जिसके अंदर
जो भी व्यक्ति है यानी कि 60 साल की उम्र के ज्यादा के व्यक्ति हैं जिनके पास एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है, नेट की सुविधा नहीं है, या फिर वो कहीं जा नहीं सकते हैं अपने अस्पताल तक दूर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, तो उन तक, उनके घरों तक, उनके इलाके तक उनके जो कैंप है वो लगाए गए हैं और लगातार कोशिश ये की जा रही है कि उनकी जो रजिस्ट्रेशन है वो वहां से किए जाए और उनके घर बैठे ही उनका रजिस्ट्रेशन होने के बाद में उनको टीका दिया जाए। मगर जिस तरीके से सारी प्रक्रिया अपनाई जा रही है तो साफ जा रही है कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार जनता के बारे में सोचती हुई नजर आ रही है। जी जी, ये जानकारी मिल रही है कि 4 मार्च को दिल्ली में सबसे बड़ी संख्या में लोगों ने टीका लगवाया है और इसमें जो बुजुर्गों की संख्या है यानी 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की जो संख्या है वो ज्यादा रही। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ समझ ली होगी जिस तरीके से बात करें 60 साल के उम्र के लोगों की, तो कहीं ना कहीं 4 मार्च को उन्होंने सबसे ज्यादा टीकाकरण लगवाया। यहाँ तक कि रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया वो भी कहीं ना कहीं 60 साल के उम्र के ज्यादा के लोग हैं वो कहीं ना कहीं कराते नजर आ रहे हैं। क्योंकि जब हमने कैंप के अंदर देखा था, कैंप के अंदर भी बुजुर्ग लोग थे वो कहीं ना कहीं जिनको चलने में भी दिक्कत होती थी वो भी कहीं ना कहीं अपना आधार कार्ड लेके आ रहे थे और रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कहीं ना कहीं आगे चल रहे थे। और यहाँ तक कि युवाओं के लिए भी कहा गया कि युवा भी इसके अंदर आगे आए। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रक्रिया अपनाई जा रही है उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं टीकाकरण बहुत जरूरी है। मगर जिस तरीके से लापरवाही की जा रही है खासतौर पर युवाओं की तरफ से, या फिर कहें जो समाज के लोग हैं, या फिर कहें बाजारों के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं किया जा रहा है, यहाँ तक अधिकारी थे वो भी मॉनिटाइज नहीं कर रहे हैं और यहाँ तक कि जो बाजारों के अंदर सख्ती से पालन कराना चाहिए था वो भी नहीं किया जा रहा। तो कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर है जिसकी वजह से आंकड़े बढ़ते नजर आ रहे हैं। मगर कहीं ना कहीं अभी भी लास्ट मूवमेंट है, यानी कि अभी भी टीकाकरण जरूर चल रहा है और जनता तक टीकाकरण मिलता भी नजर आ रहा है। मगर जिस तरीके से प्रक्रिया अपनाई जा रही है और जनता जो लापरवाही कर रही है उससे कहीं ना कहीं टीका वायरस का खतरा बिल्कुल बढ़ता नजर आ रहा है। उसी को लेकर डॉक्टर हर्षवर्धन ने, जो स्वास्थ्य मंत्री है, उन्होंने भी अपील की थी जनता से कि जनता थोड़ा सा सख्ती से पालन करे और जो कोरोना की गाइडलाइन है उसका फॉलो करे। मगर कहीं ना कहीं इसी को लेकर कल अरविंद केजरीवाल जी ने भी इसी तरीके की कहा कि जनता थोड़ी सी लापरवाही ना करे और कहीं ना कहीं कोरोना की जो गाइडलाइन है उसका फॉलो करे और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और सैनिटाइजर तीनों का यूज करे ताकि अभी भी बचाव बिल्कुल हो सके। जी बिल्कुल, और ये जानकारी भी मिल रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए कोरोना का टीका लगवाने के लिए, इसके लिए मुख्यमंत्री ने अपील की है। लेकिन राजीव, आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे, अभी फिलहाल दिल्ली में कोरोना की स्थिति क्या है? क्या हालात काबू में है या फिर यहाँ पर भी एक बार फिर से चिंता की लकीरें खिंचती हुई नजर आ रही हैं? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली के अंदर अभी हालात जो है वो कंट्रोल में है, क्योंकि लगभग 400 से 500 के आंकड़े आना पर 24 घंटे के अंदर, तो कहीं ना कहीं इतनी बड़ी चिंता की बात नहीं है। मगर हाँ, दिल्ली सरकार इसके लिए तैयार जो है जरूर है, क्योंकि जिस तरीके से पूरे और राज्यों के अंदर, मुंबई की बात करें या फिर और राज्यों की बात करें, तो वहां पर जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं तो उससे कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की जरूर मुश्किलें बढ़ी है और दिल्ली सरकार सतर्क भी नजर आ रही है। मगर जो उनके अधिकारी हैं जिनको बाजारों में मॉनिटराइज करना है, या फिर दिल्ली पुलिस के जवान है, या फिर एसडीएम की टीम है, या फिर कहें सिविल डिफेंस के जो अधिकारी हैं जो उनको पहले लगाया गया था कि आपने 2000 रुपए का जुर्माना करना है अगर कोई व्यक्ति मास्क नहीं लगाता है, तो मगर वो अब जो शक्ति थी वो नहीं देखने को मिल रही है बाजारों के अंदर। और आज रविवार है, रविवार के अंदर जो साप्ताहिक बाजार लगते हैं कहीं ना कहीं उनके अंदर सबसे ज्यादा अवेयरनेस या फिर कहें लोगों के अंदर जागरूकता की कमी देखने को मिल रही है। और यहाँ तक कि जो अधिकारी हैं जिनको पुलिसकर्मी कहें या सिविल डिफेंस के जवान कहें या फिर क्या एसडीएम की टीम कहें, तमाम ऐसी तरीके की जानकारी यही मिल पा रही है कि कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करवा पा रहा है और कहीं ना कहीं जनता भी इसी को देखते हुए लापरवाही करती नजर आ रही है। मगर जिस तरीके से कह सकते हैं आंकड़े बढ़ रहे हैं उससे साफ जाहिर है अगर इसी तरीके का चलता रहा तो आने वाले समय के अंदर और ज्यादा दिल्ली के अंदर आंकड़े बढ़ सकते हैं और कहीं ना कहीं लॉकडाउन की स्थिति दोबारा बन सकती है। जी बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है कि जनता लापरवाही ना बरते क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि दिल्ली में अभी भले ही स्थिति काबू में है कोरोना की, लेकिन अगर हमने इसी तरीके से लापरवाही बरती तो यहाँ पर भी हालात जो है चिंताजनक हो सकते हैं। इसलिए ईएनबी न्यूज भी आपसे यही अपील करता है कि लापरवाही ना बरते और ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो पात्र लोग हैं वो वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंचे। अगली खबर का रुख कर लेते हैं जो कि महाराष्ट्र के मुंबई से है। आपको बता दें कि मुंबई, नागपुर समेत कई जगहों के भीम आर्मी कलाकारों ने रोजगार की मांग यहां पर की है। उनका कहना है कि कोरोना काल में उन्हें किसी भी तरह के कार्यक्रमों की अनुमति नहीं मिल रही है। स्टेज शो, नाटक, ऑर्केस्ट्रा, होटल सिंगर, सभी कामों से जुड़े हजारों लोगों पर कोरोना काल के नियमों की मार पड़ रही है और बिना रोजगार के उनके सामने भुखमरी की नौबत तक आ गई है। कलाकारों का कहना है कि हमें घर चलाने में दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अगर अब भी हमें कार्यक्रमों की अनुमति नहीं दी गई तो हम हर मंत्री के घर के बाहर बैठकर आमरण अनशन करेंगे। पूरा है
मैं सुनील गाड़गे, भीम आर्मी कलाकार संगठन नागपुर शहर अध्यक्ष। आज हम महापौर साहब को निवेदन देने के लिए गए थे, इसलिए कि हमें रोज़गार मिलना चाहिए और कला क्षेत्र वाले लोगों को परमिशन मिलना चाहिए। तो ये लोग ऐसे ना सुने, तो हमारे जो कलाकार लोग हैं, इन लोगों ने ये गाना गा के इनको ऐसा जताया गया कि अगर आप हमें परमिशन नहीं देंगे कार्यक्रम करने की, तो हम लोग, हमारा पूरा परिवार रास्ते पे आएगा और हर मंत्री के घर में जाके हम आमरण उपोषण करने के लिए बैठेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलता तब तक। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी इस समय लाइव जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, हम तस्वीरें देख रहे थे किस तरीके से कलाकारों ने रोजगार की मांग की है और उनका ये साफ तौर पर कहना है कि अगर अभी तक भी हमें रोजगार नहीं मिला तो हम आने वाले समय में आमरण अनशन करेंगे। पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। ये देखिए करिश्मा, जिस तरह से मुंबई पल्लवी, सत्यप्रकाश, पल्लवी बात कर रही हूँ स्टूडियो से। लॉकडाउन की घोषणा कर दी, उसको लेकर ये एहतियातन बताया गया कि कड़े लॉकडाउन का पालन करना होगा, क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र के नागपुर में लगातार कोरोना संक्रमण की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले दिनों के अगर आंकड़ों की बात करें, करीब 1500 से 1800 के बीच जो आंकड़े आए वो कहीं चौंकाने वाले हैं। इसको लेकर महाराष्ट्र सरकार ने एहतियातन कड़े संकेत दिए हैं। उसको लेकर अब स्टेज शो करने वाले कलाकारों के लिए बड़ी मुसीबतें खड़ी हो रही है कि पिछले महीनों में देखा गया है कि करीब 9 महीने से कलाकार ये घर पे बैठे थे, इंतजार कर रहे थे कि उनको परमिशन दी जाएगी। ऐसे में जब मुंबई को अनलॉक किया गया, महाराष्ट्र को अनलॉक किया गया, तो नागपुर में भी इस तरह की सुविधा होना चाहिए, ऐसी उनकी मांग है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि महाराष्ट्र सरकार अगर इस पूरे मुद्दे पर हमारी बातें नहीं मानती है तो वो हर मंत्री के घर पे जाकर, हर मंत्री के दफ्तर पे जाकर इस तरह के स्टेज शो करेंगे और उनको बताएंगे कि हम कलाकारों के जीवन यापन के लिए आप व्यवस्था कीजिए। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि एक बार फिर से कोरोना का अटैक आ रहा है सत्यप्रकाश, और जगह जगह हम देख रहे हैं महाराष्ट्र में कि किस तरीके से लॉकडाउन लगाया जा रहा है। तो लग रहा है कि आने वाले समय में भी इन कलाकारों को कोई राहत मिलेगी, क्योंकि कोरोना की स्थिति तो वहां पर अभी भी बेकाबू है। लगाया गया लॉकडाउन, उसको लेकर कहीं न कहीं महाराष्ट्र सरकार भी चिंतित है, लेकिन जिस तरह से लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी जीने के हालात है वो बदतर होते जा रहे हैं। रिवाजन कई महीने से लोग अपने घर पे बैठे थे। ऐसे में जब मुंबई महाराष्ट्र शहर को अनलॉक किया गया तो कई सुविधाएं ऐसी है जिसको अनलॉक नहीं किया गया है। यानी कि जो स्टेज शो होते थे, बड़े बड़े कार्यक्रम होते थे, उसको लेकर पाबंदियां शुरू से ही लगाई गई है। हालांकि थोड़ी बहुत दी गई थी, लेकिन इस दौरान जिस तरह से नागपुर में फिर से एक बार लॉकडाउन लगा दिया गया है, उसको लेकर कलाकारों की जो रोजगार है वो कहीं पर प्रभावित हो रहा है। इसलिए कलाकार लगातार मांग कर रहे हैं सरकार से कि उनके ऊपर ध्यान दिया जाए, क्योंकि उनको न तो किसी तरह से आमदनी है, न तो कोई और रास्ते है। वो स्टेज शो करते हैं, उसी से उनकी आमदनी चलती है। तो ऐसे में कलाकारों की मांग भी कहीं कहीं जायज है। पल्लवी, प्रकाश, ये देखने में आया है कि तमाम जो टीवी सीरियल होते हैं या फिर फिल्में होती हैं उनकी शूटिंग शुरू हो गई है, वो भी कलाकार हैं। जब उनको काम मिलने लग गया है तो इन कलाकारों के ऊपर अभी भी कोरोना की मार क्यों पड़ रही है? क्यों परमिशन सरकार की तरफ से नहीं दी जा रही? कोई खास वजह? जब मुंबई में, नागपुर में हर जगह शूटिंग शुरू हो चुकी है तो इन कलाकारों के लिए काम की व्यवस्था क्यों नहीं? देखिए पल्लवी, जो फिल्मों की शूटिंग या सीरियल्स की शूटिंग होती है उसमें परमिशन लेने के बाद वेब सीरीज बनाई जाती है, फिल्में नहीं बनाई जा रही है। वेब सीरीज में तौर पे होता है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कलाकारों को लेकर जाइए और कार्यक्रम कीजिए। ऐसे में स्टेज शो जो होता है उस दौरान तमाम लोग इकट्ठा होते हैं, कलाकारों की जो गैदरिंग होती है, उसके बाद दर्शकों की जो गैदरिंग होती है वो कहीं कहीं प्रभावित कर सकती है। हालांकि नागपुर में जिस तरह से 9 से 10 महीने तक लगातार लॉकडाउन लगाया गया, उसके बाद थोड़ी बहुत ढील दी गई थी, लेकिन जिस तरह से कोरोना की दूसरी स्ट्रेन आई और लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ने लगा, उसको लेकर महाराष्ट्र सरकार ने तमाम कड़ी पाबंदियां लगा दी है। उसको लेकर कलाकारों का जो स्टेज होता पहले से ही बनता, ऐसे में उनकी रोजमर्रा की जो जिंदगी है कहीं कहीं और प्रभावित होने लगी है। अब उनको ये डर सताने लगा है कि अगर इस तरह से लॉकडाउन के बाद लगातार लॉकडाउन की जो तिथि है, समय वो बढ़ती गई तो जाहिर तौर पर उनके जीवन यापन के लिए कड़ी मुश्किलें हो सकती है। ठीक है, और किन किन लोगों पर अभी भी कोरोना की मार पड़ती हुई नजर आ रही है सत्यप्रकाश? देखिए पल्लवी, जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने कहा था कि जहां भी लोग 4 से लोगों की ज्यादा की संख्या की गैदरिंग होती है, जिस भी कार्यक्रम में इस तरह की चीजें होती है उसको बिल्कुल पाबंदियां लगा दी है। चाहे शादी विवाह का माहौल हो या फिर अन्य कार्यक्रम हो या नेताओं के स्टेज शो करने की बात हो। हालांकि नेता करते हैं क्योंकि जाहिर तौर पर परमिशन हो या ना हो,
लेकिन वो कर लेते हैं। तो ऐसे में कलाकारों के साथ इस तरह की चीजें होती है, वो बेहद चौंकाने वाली है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार इस पर बिल्कुल नजर रखी हुई है। लेकिन अब देखने वाली बात है कि महाराष्ट्र सरकार के जो तमाम मंत्री हैं इस मसले पर क्या कुछ जवाब देते हैं। क्या जब तक इन लोगों के पास काम नहीं था, मैं कलाकारों की बात कर रही हूँ यहाँ पर सत्यप्रकाश, तो क्या सरकार की तरफ से कोई मदद इन तक पहुंचाई गई है? देखिए, मदद के तौर पे महाराष्ट्र सरकार ने सिर्फ इतना ही किया कि इनको राशन दिया है, इनको जो निजी जरूरत की सामानें हैं उनको मुहैया करवाया है। हालांकि प्राइवेट सेक्टर इस पूरे मामले में बहुत कुछ मदद किया है, प्राइवेट सेक्टर लगातार मदद किया, लेकिन सरकारी यंत्रणा के द्वारा महज राशन के अलावा मुझे नहीं लगता कि किसी तरह की कोई मदद दी गई है। ऐसे में जिस तरह से करीब 8-9 महीने से लोग बैठे, अब मुझे नहीं लगता कि इन लोगों की हालत आगे भी काफी अच्छी होगी, क्योंकि लगातार जिस तरह से कोरोना की मार एक तो चल रहा है, दूसरी नागपुर में अब लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई। हालांकि लॉकडाउन महज 15 दिन 1 हफ्ते का ही है, लेकिन आने वाले समय में अंदेशा लगाया जा रहा है कि लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश, तमाम जानकारी देने के लिए। आप हमारे साथ जुड़े तो आपने देखा किस तरीके से मुंबई, नागपुर समेत अलग अलग जगह के कलाकार इस समय परेशान हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से स्टेज शो, ऑर्केस्ट्रा जैसे तमाम कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया है। अभी परमिशन नहीं है। ऐसे में इन कलाकारों ने अपने रोजगार की मांग उठाई है और साफ तौर पर कहा है कि अगर आने वाले समय में भी इन्हें राहत नहीं दी जाती है तो ये कलाकार जगह जगह जाकर हर मंत्री के घर के बाहर बैठकर आमरण अनशन करने पर मजबूर होंगे। देखने वाली बात रहेगी कि क्या सरकार और स्थानीय प्रशासन की तरफ से इन कलाकारों को कोई मदद दी जाती है या नहीं। इसी के साथ राजधानी लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।